Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology, MPC 004 यानी एडवांस सोशल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इजी नोट्स की हेल्प से कवर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इंडेक्स में कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं। क्राउड एंड थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर हमारा लास्ट टॉपिक था, जो प्रीवियस वीडियो यानी 5th पार्ट में हमने किया था। 5th पार्ट मतलब ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसमें MPC 004 का जो 5th पार्ट था, आज का जो वीडियो है वो 6th वीडियो है और MPC 004 का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम 5th पेपर स्टार्ट करेंगे, इसके ठीक बाद सीरीज में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं 22 से लेके 27 टॉपिक नंबर को, यानी ये सभी टॉपिक हमें आज के वीडियो में कवर करने हैं, तो थोड़ा टाइम बढ़ेगा। नॉर्मली क्लास 35 मिनट्स तक की रहती है, बट आज 10 मिनट्स एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन। वैसे हम कोशिश पूरी यही रखेंगे कि टॉपिक्स को थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि काफी ऐसे टॉपिक हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में आप बहुत कुछ समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फिर भी एक और टॉपिक है जो पूछा जाता है, मेथड्स कैसे रिजॉल्व किए जाए कॉन्फ्लिक्ट को, उसके मेथड्स को पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे एथनोग्राफी रहेगा, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइकोलॉजी काफी पूछा गया है 10 मार्कर में। वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मैं कुछ और फिल्ट्रेशन करके नहीं बताना चाहती आपको कि ये कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने आपको सभी हैं। तो फटाफट से बिना किसी डिले के हम आ जाते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि है पेज नंबर 53 पर। तो चलिए फटाफट से पेज नंबर 53 पर चलते हैं और इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का हमारा आई एम श्योर कि सब कुछ हो ही गया था। यस, चलिए, तो ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हम एक सोशल एनिमल है, एक ह्यूमन बीइंग है और लोगों से हमेशा सराउंडेड रहते हैं। तो जब हम उनसे तमाम तरीके की बातचीतें करते हैं या किसी भी डिस्कशन में, किसी भी एक्टिविटी में हम उनके साथ एंगेज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे थॉट्स दूसरों के साथ हमेशा मैच करें, और ऐसा होता भी नहीं, हम सब ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। तो जब लोगों के बीच में किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है, किसी भी तरीके का स्ट्रगल होता है, तो वही सोशल कॉन्फ्लिक्ट को प्रोड्यूस करता है। This arises from differing interest, value, belief और goals. It is a natural and inevitable aspect of human interaction, जो कि competition या resources या social inequality, cultural differences, बहुत सारी वजहों से arise होता है। कोई भी वजह हो सकती है सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन हमेशा उसमें दोनों लोगों के कोर कॉन्सेप्ट्स हमेशा जुड़े रहेंगे, फिर चाहे वो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, चाहे उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स हो, चाहे कोई और चीज क्यों ना हो। तो इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट का नेचर होता है वो कैसा होता है। ये ह्यूमन इंटरैक्शन का एक फंडामेंटल पार्ट है। बातचीत होगी, चीजें होंगी, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होंगे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो ये इनएविटेबिलिटी को दिखाता है, मतलब डिफरेंसेस इन ओपिनियन, बिलीफ, इंटरेस्ट, इनकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं और पर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंट क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये इनएविटेबिलिटी को हमेशा दिखाता है। डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मतलब जैसे पहले अगर प्रीवियस पुराने समय की बात करें, तो किसी छोटी बात पर भी बड़े विवाद हो जाते थे, और आजकल लोग सोचते हैं कि टाइम इज प्रीशियस, तो कौन झगड़ों में पड़े, इस बात को इग्नोर करो। तो एक ऐसा नहीं कि पहले होता था या अब होता है वाली बात भी नहीं है देखा जाए तो। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी चीज को कोई पर्सन बहुत ज्यादा बड़ा बना सकता है। एट द सेम टाइम कोई एरा भी हम नहीं बदल रहे, एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन उस बात को लाइटली लेके भी खत्म कर सकता है। तो ये डायनामिक भी होते हैं नेचर में, ये बहुत सारी चीजों से अफेक्ट भी होते हैं। मल्टीफेसेटेड होते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन इन्वॉल्व वेरियस डायमेंशन, जिसमें कि इमोशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर मल्टीफेसेटेड होते हैं, यानी बहुत किसी भी वजह से हो सकते हैं। इनके खुद के बहुत सारे फेसेस हैं, कोई भी रीजन बन सकता है। पावर डायनामिक्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन रिफ्लेक्ट्स एग्जिस्टिंग पावर इम्बैलेंसेस विद इन अ सोसाइटी। जिनके पास ज्यादा पावर होती है वो अपने इंटरेस्ट को दूसरों पर इम्पोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो माइनर ग्रुप्स होंगे वो उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उनके बीच में आपस में क्रिएट हो सकते हैं। इसमें हमेशा चेंज के लिए पोटेंशियल होता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू नेगेटिव आउटकम्स। इट कैन ऑल्सो बी अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। कई बार कुछ ऐसे इनजस्टिसेस या इनइक्वालिटीज के लिए लोग जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो वो एक बड़ा चेंज आगे लेकर आता है। हमें लगता तो है कि वो चीज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन उन थॉट प्रोसेसेस की वजह से कई बार चेंजेस भी आते हैं, तो ये एक चेंज लाने का पोटेंशियल भी रखते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हम किस किस फॉर्म में देख सकते हैं, अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए समझिएगा इसको। खुद के साथ होने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, लेकिन ये हमारे मन के अंदर ही रहता है, इसे हम दुनिया में बाहर नहीं दिखाते, या अगर वो दिखेगा भी तो हमारे नेचर में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, हमारा दूसरों से बात ना करने का मन हो सकता है, लेकिन वो चलता हमारे अंदर ही है, क्योंकि वो इंट्रापर्सनल है। तो ये तब होता है जब कोई भी पर्सन किसी भी इंटरनल स्ट्रगल से जूझ रहा होता है,
कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर, वैल्यू, बिलीव जिसके अपोजिट उसको जाके वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए कोई पर्सन एक ऐसे वर्क प्लेस पे काम करता है जहाँ पे उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, अप्रेजल नहीं मिल रहा है, वो उस जॉब को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मनी उसकी नीड है, बहुत सारी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो जो उसके अंदर चलेगा ना वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है उस काम को करने में, तो जो उसको लगातार एक बेचैनी सी रहेगी, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन इस चीज को वो कोशिश यही करेगा सप्रेस करने की। जो भी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत हद तक सप्रेस ही कर लेता है ह्यूमन, बहुत ही कम होता है कि वो चीज बाहर निकल कर आ पाए। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इस पर आपने पूरा टॉपिक ही पढ़ा है कि ये दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो पार्टीज के बीच में हो सकता है, दो कम्युनिटी के बीच हो सकता है, दो रिलीजन के लोगों के बीच हो सकता है। इंटरपर्सनल है तो मतलब दो डिफरेंट कैटेगरीज हमारे सामने होंगे, उसमें लोग हों चाहे ग्रुप्स हों। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, कलीग्स के बीच में, या किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं इमोशनल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो हम अलग से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरपर्सनल भी होते हैं, जब क्योंकि जब अगर ग्रुप्स के बीच में हो रहा है तो वो स्पेसिफिकली ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन इंटरपर्सनल में दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में हम देखते हैं। अच्छा, ग्रुप जब होता है तो जाहिर सी बात है फिर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, दो इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, तो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में हम बड़ी कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस इनके बीच में देखते हैं। यहाँ पे किसी कंपटीशन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जैसे दो कंपनीज हैं वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट पर वर्क करती हैं, तो वो एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें हम देखने को मिलती है हमें। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट अगर ऑन अ लार्जर स्केल ऑफ्टन इन्वॉल्विंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और क्लासेस, जहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ इश्यू क्रिएट कर बैठते हैं, चाहे वो पावर स्ट्रगल हो, प्रोटेस्ट हो एक दूसरे के अगेंस्ट, या लोगों का गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो, वो भी इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा ना, बहुत जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, ये बहुत सारी चीजों का इस तरीके के लोग जो होते हैं प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, तो वो सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल हैं। किसी सिविल राइट के लिए मूवमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तब होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमंस के बीच नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल का हो गया। यहाँ पे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए दो कंट्रीज आपस में किसी चीज के लिए फाइट कर रही हैं। आपके सामने बहुत एग्जांपल्स हैं, अभी रिसेंटली आपने रशिया यूक्रेन की वॉर का सुना है, अब हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम अक्सर सुनते रहते हैं, अभी पीछे न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं हमारे जिसमें हमने देखा है कि दो कंट्रीज के बीच में कोई ना कोई वॉर हुई है, या फिर उनके डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो वो सब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है जब इकोनॉमिक स्टेटस को लेके हो जाता है, जैसे लोग हाई क्लास कॉन्शियस हो जाते हैं, उन क्लास कॉन्शियस होकर हाई क्लास वाले जो होते हैं वो लोअर क्लास के साथ में ज्यादा अपना सामंजस्य ना बैठा पाए किसी सिचुएशन में, या लो क्लास होने पर उनको हाई क्लास से थोड़ा सा चीज लगे, तो यहाँ पे क्लास कॉन्शियस जब लोग हो जाते हैं तो उनके बीच में एक बैलेंस नहीं हो पाता है चीजों को लेके, और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब लोग अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे के कल्चर को इंफीरियर समझते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे के सामने कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्ट कर बैठते हैं, चाहे तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी। अनइंटेंशनली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, पर लोग इंटेंशनली भी करते हैं दूसरे के कल्चर को डिग्रेड करने के लिए और अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो ऐसे में लोगों के बीच में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने ट्रेडिशन, रिलीजन या रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड बात को नहीं सुन सकता है और सुनना भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की तो बात ही क्या करें, सबसे ज्यादा हम देखते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज पर। अच्छा, दो पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को बेटर बताती हैं और दूसरे के जो भी आइडियोलॉजीज हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको हमेशा बहुत ही बुरा दिखाकर बताते हैं, तो वो हमें नजर आता है कि उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक नजर आने वाली चीज है, हालांकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन फिलहाल उसको हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर इसे कंक्लूड करें तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसिटेड फिनोमिना है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स से निकल कर आगे आता है हमारे सामने, और हम बहुत सारे फॉर्म भी उसकी देखते हैं कि कितने तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हमें तो बस यही लगता है कि हमारी उससे लड़ाई हो गई, हमारी बातचीत बंद हो गई, लेकिन यहाँ तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, अदरवाइज पता तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी ऐसा है जो ये नहीं जानता कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखना होता है तो शायद वो थॉट माइंड में प्रोसेस ना हो पाए, लेकिन जब आप नोट से पढ़ रहे हैं तो अब आपको जरूर वो चीजें याद आती जाएंगी, ठीक है ना। और कुछ और टाइप के भी अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, आपको लगता है कि वो भी हम लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि सोशल साइकोलॉजी में आप अपने एंड से भी चीजों को लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स तो आप हमेशा खूब सारे जोड़ ही सकते हैं।
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्टेप्स इन एथनोग्राफिक मेथड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एथनोग्राफी क्या है, क्योंकि एथनोग्राफी पर भी 3 मार्कर में सी सेक्शन में टॉपिक आ जाता है, पूछा जाता है। अब अगर आप ये सब समझ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप एथनोग्राफी को तो अपने वर्ड्स में लिखकर आ सकते हैं, 50-100 वर्ड्स में। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एथनोग्राफी क्या होती है। तो यहाँ तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एथनोग्राफिक मेथड होता है वो किस तरीके से सोशल साइंसेज में यूज होता है। सोशल साइंस की एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम एथनोग्राफी कहते हैं, और ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है लोगों की, जहां पर हम उनको और उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन एंड इमर्जन इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड। एथनोग्राफी का जो एम होता है, दिस इज टू अंडरस्टैंड द लिव्ड एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एथनोग्राफी में, ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स है, क्योंकि सोशल साइंस का ये टॉपिक है। और एग्जैक्टली होता क्या है एथनोग्राफी में, कि स्टडी होती है कि लोग वेरियस कल्चर्स के अक्रॉस किस तरह से बिहेव करते हैं, या लोगों का अपने अपने कल्चर में जो भी बिहेवियर होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजों की स्टडी इसमें की जाती है एथनोग्राफी में। ओके, एथनोग्राफी का हमने समझ लिया कि क्या एम है। हियर आर द की स्टेप्स, इसके स्टेप्स की बात करते हैं। अच्छा, अभी हम एथनोग्राफिक मेथड को जब फॉलो करते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि एथनोग्राफी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की, तो जाहिर सी बात है एक स्टडी क्या हो गई, एक रिसर्च हो गई। लोगों को अंडरस्टैंड करना है, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि उस किसी के कल्चर में जाके 4 दिन रहकर हमने देख लिया, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि साइकोलॉजी है, सिस्टमेटिक वे में फॉर्मल तरीके से हम असेसमेंट करेंगे, सब चीजों को करेंगे। तो जब हम उसको एक रिसर्च के तरीके से करने लगते हैं, एक रिसर्च कंसीडर करके करने लगते हैं, तो वो बन जाती है एथनोग्राफिक रिसर्च। ओके, एथनोग्राफी तो एक प्रोसेस हो गया कि जिसके अंदर हम लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं विद इन देयर कल्चर। लेकिन जब हम उसको एक रिसर्च की तरह से करते हैं, हम डीपर वे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वही एथनोग्राफी, एथनोग्राफिकल रिसर्च बन जाती है, या तो एथनोग्राफिक मेथड कहलाता है। तो अब जब रिसर्च होती है तो आपको कुछ चीजें कॉमन पता है। अगर हम ये सब अभी ना देखें तो एक सिरसरे तौर पे बात कर लें, तो किसी रिसर्च में क्या होता है, पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। मैं बहुत बहुत क्विक बताऊंगी। एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेने के बाद उसके बारे में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। उस टेंटेटिव सिचुएशन को लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं, खूब सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करते हैं, और लास्ट में एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये एक किसी भी रिसर्च का एक कॉमन मेथड है। अब इसी के सहारे से हमारे आगे के टॉपिक्स बनते जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, सेलेक्टिंग द रिसर्च साइट। जो रिसर्चर है वो आइडेंटिफाई करता है कि किस ग्रुप या कम्युनिटी को हम स्टडी के लिए चूज करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे रिसर्च में हम एक टॉपिक सर्च करते हैं। अब क्योंकि एथनोग्राफी है तो हम लोग या कम्युनिटी को सर्च करेंगे। ये किस के बेस पर हो सकती है, रिसर्चर की इंटरेस्ट के बेस पर हो सकती है। जैसे मैं कुछ दिन पहले राजस्थान गई थी, तो मैंने वहाँ के कल्चर को जब देखा तो मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा। हालांकि ना मैंने एथनोग्राफिक रिसर्च करी है, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ। तो मुझे वहाँ के लोगों को देख के बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि यार यहाँ पे ये लोग जो है वो किस किस तरीके का कल्चर को फॉलो करते हैं। उससे भी पहले मैं जब श्रीलंका गई थी तो मैंने वहाँ के लोगों में बड़ा ही ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा जो बहुत ही डिफरेंट थी। हम अपनी कंट्री से बहुत चीज़ें डिफरेंट थी। तो उस कंट्री में मैंने देखा कि जो लोग थे उनके ड्रेसेस के कलर्स बहुत डल थे। श्रीलंका में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग ब्राइट कलर्स नहीं पहन रहे थे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे उनकी स्किन का कलर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपने कल्चर के अक्रॉस वो करते हैं, अपने कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं। तो कल्चर के अक्रॉस में बात करी क्योंकि एथनोग्राफी की बात चल रही है। तो मैंने तो रिसर्च नहीं करी, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट जागता तो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये सब रहते, है ना। तो यही चीज है कि हमारा जो रिसर्चर है वो क्या इंटरेस्ट ले रहा है, उसे क्या लग रहा है कि रिसर्च क्वेश्चन, एक्सेसिबिलिटी, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च साइट के बारे में हम सिलेक्शन करते हैं। फिर एंट्री को गेन करते हैं, मतलब रिसर्च को है परमिशन लेनी पड़ेगी उस कम्युनिटी से। हम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी कंट्री में गई और मैंने वहां के लोगों के बारे में जाके रिसर्च शुरू कर दी। बहुत सिस्टमेटिक वे से हमें चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वहां के कम्युनिटी से पहले परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ उसके मेंबर के संग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। वरना वो क्यों अपने कल्चर की इतनी क्लोज बातों को हमें बताएंगे, हम ऑब्जर्वेशन करके कितना जान लेंगे। फिर भी हमारे मन में सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे कल्चर पर वर्क करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम खुद उस कल्चर का पार्ट नहीं है, तभी तो करने जा रहे हैं। अगर पार्ट ही होते तो सब कुछ हमें पता ही होता। तो जब हम उसका पार्ट नहीं है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें वहां के पार्टिसिपेंट से क्लोज रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करना जरूरी है, जिसकी हेल्प से एक ट्रस्ट और रेपो बिल्ड होगी। तभी तो वो हमें सक्सेसफुली डेटा कलेक्शन में हेल्प कर पाएंगे, वरना हम डेटा कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वेशन। तो जो रिसर्चर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम्युनिटी की डेली लाइफ को देखे, उनकी एक्टिविटीज़ को देखे, रिचुअल को देखे, सोशल इंटरैक्शन को देखे, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मैं श्रीलंका के लोगों की ड्रेसेस को नोटिस कर रही थी, रास्ते चलते हुए मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में बार-बार स्ट्राइक कर रही थी कि मुझे कोई भी तो यहाँ कलरफुल ड्रेसेस में नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया। आप भी अगर इस रिसर्च का एक पार्ट है तो आपको वहाँ के लोगों को अपने एंड से भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नो डाउट कि हम बहुत कुछ पूछ कर पता करेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम उसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे। डेटा कलेक्शन साइमल्टेनियसली होता रहेगा। डेटा कलेक्शन तो एक स्टेप है ही, क्योंकि डेटा कलेक्शन की हेल्प, उसी डेटा की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। पर उस डेटा में हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारा होगा ही। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नोट्स क्रिएट करेंगे, इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं जो हमें अलाउड हो। ऐसे कहीं का तो वीडियो हम नहीं बनाने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सोशल इंटरेक्शन के वीडियोस बना सकते हैं और डेटा इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने होंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों से डेटा लेंगे तो वो एक फॉर्मल वे में होगा। ऐसे चलते फिरते बात नहीं कर सकते, हमें वहाँ से उनसे कायदे से बैठ के और अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में डेटा को कलेक्ट करना होगा, जिसके लिए इंटरव्यू भी हमें शेड्यूल करने पड़ सकते हैं। डेटा को एनालाइज हम कैसे करेंगे? डेटा को कलेक्शन करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बैठ रहा है। हो सकता है मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, लेकिन जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछना स्टार्ट किया तो पता चला कि मैं उन डेज में वहाँ पर अवेलेबल थी, उन डेज में मैं उस कंट्री में थी जहाँ पर कोई ऐसा फेस्टिवल या कोई ऐसा माहौल चल रहा था जहाँ लोग ऑफ कलर के ही कपड़े पहन रहे थे। जैसे मैंने आपको खुद एक एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे सिचुएशन का। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत रहा हो, और जब मैंने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया थ्रू इंटरव्यू और एनी अदर मेथड, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो मेरा थॉट ही गलत निकला। तो वो चीज़ कैसे डिस्कार्ड होगी या अप्रूवल होगी? जब हम उस थॉट पर वर्क करेंगे, नॉट जस्ट उस थॉट को अपने माइंड में एक्सेप्ट करके कि हाँ भाई हमने जो सोचा वही सच है, उसको हम एक रिजल्ट बना लेंगे। तो वो हम रिजल्ट नहीं बना सकते, इट इज जस्ट अ थॉट। तो उस थॉट को क्रॉस चेक करने के लिए हम डेटा को बहुत सही तरीके से एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट भी करेंगे कि जो कुछ भी हमने थॉट निकाला है, जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निकाला है, वो कितना रेलेवेंट हो रहा है। ये सब कुछ हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसके बाद हम एथनोग्राफी को राइट करेंगे, मतलब लिखेंगे कि किस तरीके से फाइनल स्टेप क्या होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एथनोग्राफिक रिपोर्ट दैट प्रेजेंट्स द रिसर्च फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिटी, कल्चरल प्रैक्टिस, सब कुछ जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है, जो कुछ हमें एज अ रिजल्ट की तरह से लग रहा है, वो हम एथनोग्राफी के रिजल्ट में लास्ट में लिखेंगे। और फीडबैक और वैलिडेशन भी लेंगे। जो हमने कहा कि हमने जो जो भी डेटा फाइंडिंग्स बनाई हैं, ये अपने पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से, उस कम्युनिटी की हेल्प से एक लास्ट क्रॉस चेक भी कराएंगे कि ये हमारा रिजल्ट है, क्या आप इसे अप्रूव कर रहे हैं? जब वो लोग इसे अप्रूव करेंगे तभी हम उस चीज को मानेंगे। मतलब अगर वहां की कम्युनिटी किसी सर्टेन पॉइंट पर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वही आपके जजेस हैं जिन्होंने आपको वो चीज बताई है। ओके, एथनोग्राफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है काफी। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ये किसी भी कम्युनिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें देता है, सारी चीज इंक्लूड कर लेता है। वहाँ के लोगों के चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे पहनने की बात हो, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, चाहे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को शेड्यूल करते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस क्या है, उन चीज़ों को लेके बहुत कुछ आ जाता है। तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये ऑटोमेटिकली रखता ही रखता है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें देता है कि लोग अपने बिहेवियर को किस तरह से लोगों सिचुएशन में यूज करते हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिससे उनका बिहेवियर अफेक्ट होता है, सब कुछ कल्चरल कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच रखता है ये। एथनोग्राफिक रिसर्च ऑफ्टन इन्वॉल्व्स एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ फील्ड वर्क अलाउइंग रिसर्चर टू कैप्चर चेंजेस ओवर टाइम। मतलब अगर हम एक जब एथनोग्राफी का प्रोसेस करते हैं तो ये भी केस स्टडी की तरह एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें एक लंबे पीरियड में हमें पता चलता है कि कुछ चीजें चेंज भी होती हैं। जो हमें आज ठीक लग रहा है वो थोड़े टाइम के बाद बदल भी सकता है, और ऑफ कोर्स बदलता ही है। हर कल्चर में एक लंबे वक्त के बाद बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। वैसे तो ये बदलाव साइमल्टेनियसली चलते हैं और धीरे धीरे हम एक बड़े गैप की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो चेंजेस जो है वो होते ही हो सकते हैं। सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी तो होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सब कुछ सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है कि हम किसी चीज पर फिक्स रह पाए कि ऐसा ही होता है और ये कभी बदलता नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी, जब भी किसी चीज में हमें बदलाव की एक अपेक्षा होगी, कुछ बड़ा चेंज आने के चांसेस होंगे, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी हमेशा होगी। ये रिच डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें देता है। तो इससे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी ध्यान में आई कि एक ऑथर है, एक राइटर है, जिन्होंने पूर्वांचल भारत के बारे में एक बहुत अच्छी बुक बनाई है। उन्होंने उस किताब में पूर्वांचल भारत का जो हमारा पूरा
एरिया है उसकी कुछ भूली बिसरी बातों को वहाँ पे कलेक्ट किया है। तो इस तरीके से एक काइंड ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। और उन्होंने अपनी किताब में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डेटा दिया है। वैसे तो वो लोग उसको एक लिटरेचर की तरह साहित्य में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट जैसा है। अ, होने को तो वो एक किताब है जिसको लोग पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन चित्तरंजन भारती जी की वो किताब है। बहुत अच्छी पूर्वोत्तर भारत के भूले बिसरे मानचित्र, कुछ ऐसा करके टाइटल है, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। मैंने खुद भी इस बुक को प्रमोट किया था बुक फेयर में। तो वहाँ पे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डेटा है, इतना डिस्क्रिप्टिव डेटा है कि वो आपको उस पर्टिकुलर लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में बताता है। तो वो एक एथनोग्राफिक रिसर्च का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लोग वर्क करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर, कोई भी एरिया ले लेते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, और वो बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि जब उसको किया जाता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आता है। वहाँ के लोगों की भी हेल्प ली गई होगी उस बुक को बनाने में। तो इस तरीके से एक रिच डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें मिलता है, वो एथनोग्राफी कहलाती है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होता है एथनोग्राफिक रिसर्च, हमेशा अडेप्टिव होती है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी के डायनामिक्स को अप्रोच करते हैं, उसमें इमर्जिंग फाइंडिंग्स के लिए हमेशा स्कोप रहता है, मतलब बदलाव आने के चांसेस रहते हैं। और फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टिव भी होता है। पार्टिसिपेटरी नेचर होता है इसका। द रिसर्चर ऑफ्टन एंगेजेस विद पार्टिसिपेंट्स, फोस्टर अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप दैट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा कलेक्शन। दिस पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपो। तो जो रिसर्चर है वो हमेशा क्या करता है, पार्टिसिपेंट्स के संग में एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। कि पार्टिसिपेटरी नेचर होता है, मतलब केवल रिसर्चर अपने एंड से चीजों को नहीं करता, बल्कि दूसरा पर्सन भी वहां पे बहुत ही एक्टिव पर्सन का रोल प्ले करता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कम्युनिटी का कोई भी इंडिविजुअल हो, या एक बड़ी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हों, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Emphasis on meaning. Ethnography seeks to uncover the meanings and interpretation that individual assign to their experiences, allowing for a deeper understanding of cultural practice and social interaction. यहाँ पे मीनिंग पर एम्फेसिस होता है कि एथनोग्राफी जो है वो, जो भी चीज की एथनोग्राफी हम कर रहे हैं वो एक मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। ओके, तो कंक्लूड करेंगे, एथनोग्राफिक मेथड क्या है, एक बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल इंसाइट है, जो किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट कल्चर के अक्रॉस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। By immersing themselves in the community and employing a holistic context sensitive approach, researcher can capture the nuisance of social interaction. तो बेसिकली हम समझ रहे हैं कि एथनोग्राफिक मेथड में होता क्या है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फैक्टर्स इंक्रीजिंग कंफॉर्मिटी। वैसे तो कंफॉर्मिटी आप पढ़ चुके हैं, लोग कंफॉर्म क्यों करते हैं, ऐश एक्सपेरिमेंट किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो कंफॉर्म क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। किस वजह से कंफॉर्मिटी इंक्रीज हो जाती है, लोग क्यों दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों हो जाता है कि अपना थॉट छोड़ के दूसरे के थॉट को सही मान लेना, या फिर प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर लेना क्यों होता है, फैक्टर्स क्या है उसके। आइए इन फैक्टर्स के बारे में बात करें। तो चलिए, कंफॉर्मिटी क्या होती है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। कंफॉर्मिटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल एडजस्ट देयर बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ टू अलाइन विद द नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। अपने बिहेवियर को दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेना, अपनी बात पर एक स्टैंड ना ले पाना और दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी। ये कई बार तो कराया जाता है, अगर स्टूडेंट्स के केस में देखें, वर्क प्लेस के केसेस में देखें, तो लोग ऑटोमेटिकली कंफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से कंफॉर्मिटी बढ़ जाती है, जैसे ग्रुप साइज। अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें कई लोग, ये बात हमने पहले भी की है, वैसे नई बात तो नहीं है, कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 8-10 लोग उसमें हैं, और सभी लोग एक जैसा व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो जो लास्ट में पर्सन होता है, यही तो एक्सपेरिमेंट भी है, जो लास्ट में पर्सन होता है उसको लगने लगता है वो अपने पॉइंट से डगमगा सकता है। वो कॉन्फिडेंट कितना भी रहने की कोशिश करे, 1% भी रहेगा चाहे उसके अंदर, पर ये रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बाकी सभी लोगों का जो थॉट है वो मेरा डिफरेंट क्यों हो रहा है। तो इस वजह से ग्रुप का साइज की वजह से भी क्या होता है, जो लार्जर ग्रुप होते हैं वो ज्यादा सोशल प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग कंफर्म कर जाते हैं, है ना। यूनानिमिटी, यूनानिमिटी भी एक फैक्टर है। जब ग्रुप के काफी सारे लोग एक ही तरीके का बिहेव करते हैं, तो जो डिफरेंट पर्सन है उसे फील होने लगता है कि आई एम द ऑड वन आउट, आई एम द ऑड वन हियर, तो मैं भी वैसा ना दिखने लगूं, इस वजह से भी पर्सन उनके साथ सुर में सुर मिलाने की वजह से एक जैसा बिहेवियर करने लगता है। कोहेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब लोग के बीच में बिलोंगिंगनेस बहुत अच्छी होती है, जैसे आप मान लीजिए 5 लोगों का आपका एक ग्रुप सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, 5, 3, 4 जो भी है, तो उसमें ज्यादा लोग जो हैं, मतलब अगर सबके बीच में बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस है, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे बाइंडेड है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जहां पर आपका किसी चीज को करने का मन नहीं है, लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स को बुरा ना लग जाए। टीनेजर्स में ऐसा बहुत होता है, अडल्ट्स में भी बहुत होता है।
इनफैक्ट सभी जगह होता है जहाँ पर लोगों के बीच में कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। स्टेटस की वजह से भी होता है, लोगों को लगता है कि हायर स्टेटस के जो लोग हैं उनके सामने हम ऐसा बिहेव ना करें, वैसा बिहेव ना करें, उन्हें हम ऑड ना लग जाएँ। वही ऑड वन होने वाली फीलिंग जो होती है, वो कई बार हमसे कन्फर्म करवा देती है, तो स्टेटस उसमें एक रीज़न बन सकता है कि हम अथॉरिटेटिव फिगर्स के सामने इसलिए कन्फर्म कर लें क्योंकि वो जो कह रहे हैं सही होगा। पावर एक रीज़न हो जाती है, स्टेटस एक रीज़न हो जाता है। कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी लोग कन्फर्म कर लेते हैं। कलेक्टिविस्टिक जो कल्चर होता है जहाँ पे ग्रुप हार्मनी कंसेंसस आर वैल्यूड मोर देन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कंफर्मिटी रेट्स टेंड टू बी हायर। अगर एक कम्युनिटी के कई सारे लोग हैं जो किसी एक गॉड के बिलीवर हैं या किसी एक थॉट के बिलीवर है, लेट्स से थॉट के बिलीवर है, तो जो एक पर्सन जो उस थॉट का बिलीवर नहीं है उसको लगेगा कि सभी ऐसा मान रहे हैं तो चलो मान ही लेते हैं। जरूरी नहीं उसने अंदर से एक्सेप्ट किया हो, मगर वो बाहर से वो एक्शन एक्टिविटी करके दिखा सकता है। पब्लिक रिस्पॉन्सेज, conformity increases when individual have to express their opinion or behavior publicly rather than privately। जब पब्लिक रिस्पॉन्सेज होते हैं तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा उस तरीके से कर देते हैं, प्राइवेट में कंफॉर्मिटी कम होती है। एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी, जब इंडिविजुअल्स अपने आंसर्स को लेकर श्योर नहीं होते, कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते, तो वो जो बहती गंगा के साथ चल पड़ते हैं कि उन्हें लगता है जो सब कह रहे हैं वैसा ही कह दो। रिजेक्शन, सोशल रिजेक्शन का भी एक फियर होता है कि वही बार बार मैं ऑड वन आउट वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में बन के आपके सामने आ ही जाएगा कि सोशली रिजेक्ट नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनको लोग अलग समझें या वो अटेंशन का पार्ट बन जाए अलग बात कह के, इस वजह से भी लोग कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रुप्स गोल, अगर किसी ग्रुप का जो गोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी वजह से भी लोग कंफर्म करते हैं फॉर द सेक ऑफ समथिंग गुड, तो हमेशा बुरा रीजन नहीं होता, देयर कैन ऑल्सो बी अ गुड रीजन। कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये पॉइंट हिडन पॉइंट है जो कई जगह पर हमने देखा कि जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो सीधे सीधे कंफर्म कर देते हैं जिससे वो उस सिचुएशन से एस्केप कर जाते हैं। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मेथड पर कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। एथनोग्राफी के अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो में। कॉन्फ्लिक्ट को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी अप्रोचेस के बारे में, मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से आप ना केवल ये जान पाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है बल्कि रियल लाइफ में भी इसकी प्रैक्टिसेस को आप अंडरस्टैंड करेंगे। आपके खुद के पास बहुत एग्जाम्पल होंगे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। इन द मीन टाइम मैं क्लास का टाइमिंग देख लेती हूँ। यस, करीब 22 मिनट्स का हमारा वीडियो होना चाहिए आइडियली, आई थिंक। बट चलिए अब हम पहले शुरुआत करेंगे नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन हम सब जानते हैं हम कब करते हैं। नेगोशिएशन एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की डायरेक्ट फॉर्म है जहां पर जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के संग कम्युनिकेट करके किसी एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाती हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप की सिचुएशन होती है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल होती है और किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दोनों लोग मिलकर अपनी समस्या को हल करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और किसी एक रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। इसकी जो अप्रोच है वो ये बताती है कि पार्टीज जो होती हैं वो अपनी नीड्स, प्रेफरेंसेस, कॉन्स्टेंट्स को खुद ही डिस्कस करती हैं। वो गिव एंड टेक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। मगर ये बिल्ड तो बाद में करता है, पहले होनी चाहिए, तभी कहीं आप जाके नेगोशिएट कर पाएंगे। अगर एक भी कोई लड़ने की प्रवृत्ति वाला है तो फिर वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, कभी भी चीजें नेगोशिएट हो नहीं पाएंगी। लेकिन ये प्रमोट जरूर करता है कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये पावर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं क्योंकि एक पर्सन को लगता है मैं ज्यादा पावरफुल हूं तो मेरी बात ज्यादा सुनी जाए। ऐसे केस में नेगोशिएशन नहीं हो पाता और कई बार ये कॉम्प्रोमाइजेस को भी लीड कर देता है। मीडिएशन कब होता है? मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को लिया जाता है। मीडिएटर होता है जो डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में और उनके साथ में एक वॉलंटरी एग्रीमेंट की तरफ लेकर उनको जाता है। मीडिएटर कोई सोल्यूशन इम्पोज नहीं करता है लेकिन उनको सोल्यूशन तक पहुंचाने में उनकी मदद जरूर करता है। मीडिएशन बहुत सारा लीगल प्रोसेसेस में भी मीडिएशन कराए जाते हैं जिसमें कपल थेरेपी में भी ये चीज यूज होती है। मीडिएशन साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं कि एक मीडिएशन के थ्रू मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो होता है लेकिन वो उन्हीं से जानते हैं कि वो चाहते क्या है, अपना थॉट उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता है। जो मीडिएटर होता है वो हेल्प करता है इश्यू को क्लैरिफाई करने में और पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब एक गाइडेंस वो लगातार देता रहता है लेकिन रिजल्ट की तरफ नहीं लेकर जाता है। हर पार्टी के पास अपनी अपॉर्चुनिटी होती है अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने की और मीडिएटर जो है वो कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है कि आप बात करें, बातचीत करने से आप किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे, ये उनका वर्क रहता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हॉस्टैलिटी रिड्यूस होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, मतलब अगर एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो काफी चांसेस हैं कि दोनों लोग एक ऐसे लहजे पर नहीं उतर कर आएंगे जिससे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट बढ़े। उसका काम ही यही है कि उनको बीच बीच में शांत करते रहना। डिसएडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें
तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि पार्टीज कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी विलिंगनेस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये गारंटी नहीं देता रेजोल्यूशन इफ पार्टीज रिमेन अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। फिर आते हैं आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, जो भी हमने जस्ट पढ़ा मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में जो पर्सन होता है यानी आर्बिट्रेटर होता है, थर्ड पार्टी, वो पूरी कहानी सुनता है, सब समझता है और एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। मतलब लेकर के जाता है, सोल्यूशन देता ही है ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि लेकर तो वो भी जा रहे थे जो मीडिएशन में थे। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन जो होता है वो देता है, और उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको ये चीज करने के लिए बाध्य करें, वो समझाएं आपको। ऐसा नहीं है मजबूर कंपेल नहीं करेंगे यहाँ पर भी, पर वो आपको कन्विंस जरूर कर लेंगे कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है, ये दोनों पार्टीज जो होती हैं वो अपना केस जो है वो आर्बिट्रेटर के सामने लेकर चले जाते हैं। आर्बिट्रेटर जो होता है एक फाइनल डिसीजन दे देता है, जो भी उसके पास अपने लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉजिकल बेसिस पर। यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर होता है वो पार्शियल नहीं होता, दोनों के लिए बराबर का रोल प्ले करता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कोर्ट जाने से बेहतर होता है कि आप इसको यहाँ पे कर लें, और ये क्लियर बाइंडिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हो सकता है दोनों पार्टी सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि जब एक सोल्यूशन की बात आ गई है तो जरूरी नहीं है कि पार्टी सोल्यूशन पर एग्री भी हो जाए, तो कई बार ये एक डिसएडवांटेज का काम करता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम है। आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है और एनफोर्सेबल होता है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। अब लिटिगेशन की बात करें तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, जहां पर एक लीगल वे में डिसीजन को क्रिएट किया जाता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तब यूज किया जाता है कि जब सारे ही मेथड फेल हो जाते हैं, तो मामला जो है वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है। ये वो वाली सिचुएशन है। फॉर्मल कोर्ट सेटिंग्स में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एविडेंस के बेसिस पे बात होती है। सभी को पता है कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जजेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा लीगल सिस्टम से चीजें चलती हैं। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, डिसीजन लीगली इन्फोर्सेबल होता है। अब जो जज ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन एनफोर्सेबल होता है डिसीजन। डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और कई बार लोग इसमें इमोशनली भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रिजेंटमेंट की फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है। आता है बहुत ही फ्रूटफुल, जिसे हम कहेंगे कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। कोलैबोरेशन एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड है जहां पे दोनों पार्टीज एक विन विन सोल्यूशन की बात करती हैं कि देखो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है और मेरा क्या फायदा है। पर यहाँ बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी वर्ग की बात हो रही है, क्योंकि लोग झगड़ा करते वक्त या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि उनका नुकसान क्या हो रहा है। वो जब ये समझ जाएंगे ना कि उनका नुकसान क्या हो रहा है, तब वो ये समझ पाएंगे कि अब हम क्या बचा सकते हैं, और अपनी अपनी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट करते हुए एक कोलैबोरेशन वे में अगर वो चलें तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। लेकिन इसमें ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है, ट्रस्ट और कोऑपरेशन की जरूरत है। एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, ये नहीं कि हम शुरुआत में तो हम कन्विंस करके चले, आधे रास्ते के बाद धोखा दे दिया, तो कभी भी कोलैबोरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग को इंगेज करती है। यहाँ पे क्रिएटिव सोल्यूशन निकल कर भी आते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हर पार्टी की नीड को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि जब दो लोग मिलकर किसी चीज पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, और अपने अपना प्रॉफिट देखते हुए करेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जरूरी नहीं कि हर पार्टी कोऑपरेट करने के लिए विलिंग हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अब आते हैं कॉम्प्रोमाइज की तरफ, जो मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक फाइनल सोल्यूशन होता है। जहां भी झगड़े होते हैं, जहां भी ज्यादा चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, वहां ये ऊपर वाले कोई मेथड नहीं चल पाते एक्चुअल में। रियलिटी तो यही कहती है कि सबको लास्ट में किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ जाता है, क्योंकि ईगो हर पर्सन की होती है, हर ग्रुप की होती है, और जब दो ईगोज क्लैश होती हैं तो वो लास्ट में आके कॉम्प्रोमाइज पे ही खत्म होती हैं। तो कॉम्प्रोमाइज की नौबत आने तक तो कॉन्फ्लिक्ट को इतना आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। एक समझदार पर्सन यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है हम सबको पता है, ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग इन ऑर्डर टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। कुछ ना कुछ, या तो चाहे वो अपनी ईगो को छोड़ना पड़े, चाहे किसी सिचुएशन में एक दूसरे के आगे सॉरी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कुछ तो गिव अप करना पड़ता है। लेकिन एक मिडिल ग्राउंड तक पहुंचना जरूरी होता है, जिससे कि हम दोनों पार्टीज अपना अपना कंसेशन करते हुए बात को खत्म कर दें, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दें। ये जो अप्रोच होती है, इसमें हर साइड जो होती है कुछ ना कुछ गिव अप करने के लिए रेडी हो जाती है जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और लॉस और गेन को बैलेंस करके चला जाता है। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज में एक पर्सन को इतना दबा दें और दूसरा जो है वो अपने तरीके से चले, तो फिर गलत हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि एक फास्टर रेजोल्यूशन मेथड है कोलैबोरेट मेथड के कंपैरिजन में,
और काफ़ी हद तक ये टेंशन को ख़त्म कर देता है, अगर ये डिस्प्यूट्स को भी ख़त्म कर देता है, अगर ये सही तरीके से यूज़ किया जाए। यहाँ पे सब ऑप्टिमल आउटकम होता है जहाँ पे कोई भी पार्टी फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी, और अंडरलाइंग इश्यू पर ये वर्क नहीं करता, क्योंकि ये केवल मोटी-मोटी बात पे करता है, क्योंकि यहाँ पे पर्पस उस मुद्दे को ही खत्म कर देना है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये अंदर जाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जाती है। अवॉइडेंस की अगर हम बात करें तो avoidance occurs only when one or both parties choose to ignore or withdraw from the conflict rather than addressing it directly. ये तब यूज होता है जब कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही ट्रिवियल हो और इज नॉट वर्थ द एफर्ट ऑफ रिजॉल्विंग, तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है। जैसे दो लोगों के बीच में किसी तरीके का इशू हुआ तो कहते हैं तुम उसकी बातों को भूल जाओ, तुम उसकी बातों को भूल जाओ, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना करवाए, या इंसान खुद ही डिसाइड कर ले कि चलो इस बात को छोड़ के खत्म करते हैं। मतलब मुद्दे के डीपर में नहीं जा रहे हैं, शुरुआत से ही ऊपरी लेवल से ही एकदम से अलग हो जाना, वो कहलाता है अवॉइडेंस। इस अप्रोच में जो पार्टीज होते हैं वो अपने आप को उस कॉन्फ्लिक्ट से ही डिस्टेंस कर लेते हैं, और यहाँ पे टेम्परेरी पीस भले ही रहे, लेकिन अगर किसी ने बहुत गहराई से दिल में बात लगा के रख ली है तो फिर मुद्दा जो है वो हमेशा ही अनसॉल्व और अनरिजॉल्व रह जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट अलाउज टाइम फॉर इमोशंस टू कूल डाउन। अवॉइड कर देने से कुछ टाइम के लिए आप धीरे 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 उस सिचुएशन से आप भी बाहर निकल आते हैं और उस सिचुएशन को भी भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वहाँ पे एस्केलेशन प्रोवाइड कराता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट माइनर है। बड़े मुद्दे में आप अवॉइडेंस नहीं कर सकते, फिर तो प्रॉब्लम आगे और बढ़ सकती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अंडरलाइंग इशू जो है वो अनसॉल्व ही रहता है, अनरिजॉल्व ही रहता है, और समय के संग बुरा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन को भी ये क्रिएट कर सकता है। अकोमोडेशन पे आ जाते हैं, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। अकोमोडेशन में क्या होता है, वन पार्टी गिविंग इनटू द विशेस और डिमांड्स ऑफ द अदर ऑफ्टन टू परवेज हार्मोनी, ऑफ्टन टू प्रिजर्व हार्मोनी और मेंटेन द रिलेशनशिप। एक पार्टी जो है वो ज्यादा दब जाती है और दूसरी पार्टी की इच्छा को पूरा कर दिया जाता है, ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये लेकिन अकोमोडेशन तभी होता है जहाँ पे एक पार्टी थोड़ी वीक हो और एक पार्टी ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी ये चीज होती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने में काम आता है, और इट कैन बी यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इशू। ऐसे में लोग जो होते हैं वो अपनी ईगो को साइड में रख के दूसरे पर्सन के सामने सरेंडर भी कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फीलिंग्स ऑफ बीइंग टेकन एडवांटेज, ऐसा लग सकता है कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं समझी गई और इशू बैलेंस वे में रिजॉल्व नहीं हुआ, ऐसा भी फील कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के काफी सारे आपने मेथड्स यहाँ पर पढ़े और ये देखा कि किस तरीके से बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज एक्चुअल में किया ही जाता है, और कुछ मेथड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, कुछ को कभी कभी हम यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगी और आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ें सोशल साइकोलॉजी में। ये तीसरा टॉपिक है आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्विकली आप इसको रीड करिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ ही रहा है। वैसे कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च कैसे की जाती है इसे हमें पढ़ना है। और वीडियो तो एज आई सेड कि लंबा हो ही चुका है, शायद थोड़ा सा और ज़्यादा वीडियो आज हमारा लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब पढ़ना है तो फिर इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। आइए देखते हैं फटाफट से क्या क्या पढ़ लिया आपने इतनी देर में। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या क्या पढ़ा आपने, तो इतना पढ़ लिया आपने कि एक्सपेरिमेंटल मेथड सोशल साइकोलॉजी में एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएबल्स यहाँ पे ह्यूमन हो सकते हैं, ह्यूमन के बीच, ह्यूमन तो ऑफकोर्स होते ही हैं, हो क्या सकते हैं, ह्यूमन ही होते हैं, और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा यूज होने वाली रिसर्च है, रिसर्च मेथड होता है सोशल साइकोलॉजी का, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के अगर स्टेप्स की तरह से देखें तो सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होती है, जैसे अभी हमने बात की थी। बिकॉज मैं थोड़ा एथनोग्राफी में आपको एक रिसर्च का एक बैकग्राउंड समझा चुकी हूँ, फास्ट थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे, टाइम ऑलरेडी हमारे वीडियो का बढ़ चुका है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में क्या होता है आपको पता है, हाइपोथेसिस फॉर्म करना मतलब एक ऐसी टेस्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करना, ऐसे थॉट को क्रिएट करना जिस पर हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब उस थॉट को लेकर हम आगे चलते हैं और उस थॉट पर बेस्ड ही हम सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ये हाइपोथेसाइज कर सकता है कि लोग कंफर्म क्यों करते हैं जब वो लार्जर ग्रुप में होते हैं। तो इसके बारे में हम जब एक रिसर्च करेंगे तो वो हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम दो तरीके से देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, ह्यूमन का नेचर ऑफ कोर्स एक वेरिएबल ही है, वेरिएशन होता रहता है उसमें। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं
जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और जिस पर हम इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ अ ग्रुप कुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ कंफॉर्मिटी स्टडी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कंफॉर्म क्यों करते हैं, तो हम ग्रुप के साइज को चेंज कर करके देखेंगे कि कम ग्रुप होने पर, कम लोग होने पर कंफॉर्मिटी का रेट क्या था, ज्यादा होने पर क्या था। तो जिस जिस चीज को हम बदल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू सी इफ इट चेंजेस एज द रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदला, मतलब ग्रुप साइज को चेंज किया, तो हमें इफेक्ट किस में दिख रहा था? उस पर्सन में दिख रहा था जिसके ऊपर हम ये चीज सर्च करना चाह रहे थे कि कंफॉर्मिटी का रेट क्या आ रहा है। वो पर्सन कम लोगों में कितना कंफर्म कर रहा है, ज्यादा लोगों में कितना कंफर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों में कितना कंफर्म कर रहा है। तो वो पर्सन डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जिसके ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं। ये क्या था? यहाँ पर हमने कॉज क्रिएट करा, कॉज को बदला, और इस पर हम पर्सन पे हमने क्या देखा? इफेक्ट। तो इससे हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर दो तरीके के ग्रुप होते हैं। ये अभी आप फिफ्थ पेपर में भी पढ़ेंगे सारी चीजें वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा ही देती हूँ कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जहां जिसके रिस्पेक्ट में चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, जिस पर हम बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप जो कोई ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता, वो बेस लाइन कंपेरिजन के लिए यूज होता है। और इस बाय कंपेयरिंग दीज ग्रुप, रिसर्चर्स कैन आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इन्हीं के बेसिस पर हमें पता चलता है कि चीजें कैसे वेरी करेंगी। रैंडम असाइनमेंट होता है जब हम सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं, तो बायसेस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं? रैंडमली लोगों को असाइन करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप अपने किस सोशल साइकोलॉजी का कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ किसी भी टॉपिक पर स्टडी करना चाहते हैं, तो जब अपने घर के मेंबर ले लेंगे और आप किसी कम्युनिटी में जाकर किसी रैंडम लोगों को ले लेंगे, तो रिजल्ट कितना डिफरेंट आएगा। आपके जो अपने लोग हैं वो आपकी बात को समझेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और आप भी समझेंगे कि ये क्या सोच सकता है। एक ऐसा जबरदस्त बॉन्ड आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से रिजल्ट के जो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं वो कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये जब हम रैंडम लोगों पर करते हैं, रैंडम असाइनमेंट बहुत जरूरी है जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। रैंडम असाइनमेंट इसीलिए बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्यों हम लेते हैं? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जो पूरे रिजल्ट को बदल सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं, है ना। जैसे आपने जब आपको फील्ड में जाकर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं दिखेंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसके अक्रॉस आप आएंगे। लेकिन जब अपने कंफर्ट जोन में काम करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जो आपके अक्रॉस ना आए। तो दोनों केसेस में हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकते हैं। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, डेटा कलेक्शन करना जरूरी होता है यहाँ पे, ये भी इसका एक पार्ट होता है सोशल एक्सपेरिमेंटल में, जहां पर हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या आया है, और डेटा को स्टैटिस्टिकली अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। वो सारी चीजें आपको सिमिलर लग रही होंगी, हेडिंग्स भी आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मगर मेन कोर कॉन्सेप्ट मत बदल दीजिएगा इसका, कि रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन है तो रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन ही होगा। कि अगर हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट मिल रहा है तो रिसर्चर क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पे फर्क रहा है जिससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे दूसरा इफेक्ट भी देखा जा सकता है। मतलब जैसे मैंने ग्रुप साइज को चेंज करने की बात की, तो हमें लग रहा है कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ रहा है जैसा हम सोच रहे थे, या फिर ये कुछ ज्यादा ही अलग डायरेक्शन में चला गया, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को रीटेस्ट भी करते रहते हैं। रेप्लिकेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी फाइंड आउट यहाँ पे की जाती है, जिसकी हेल्प के लिए हम दूसरे रिसर्चर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। रेप्लिकेशन इंश्योर्स दैट द रिजल्ट आर नॉट ड्यू टू द चांस और स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द स्टडी इनिशियली। एक्सपेरिमेंटल मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कैजुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड अलाउ रिसर्चर टू मेक स्ट्रॉन्ग कैजुअल इन्फ्लुएंसेस बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। कंट्रोल होता है यहाँ पे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो ना क्रिएट हो, रिड्यूस हो जाएं बल्कि, और कोई भी सिचुएशन जो यहाँ पर हमारे सामने ऐसी अराइज हो रही है जो हम नहीं चाहते हैं कि वो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेप्लिकेशन तो होता ही है, अभी हमने बात करी। मेथड का जो स्ट्रक्चर है एंड कंट्रोल नेचर मेक्स इट इजियर फॉर अदर रिसर्चर्स टू रेप्लिकेट द स्टडी। मतलब अगर एक स्टडी बनी है तो उसका रीयूज किया जा सके या उसे किसी और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सके, ये जरूरी होता है बाय द अदर रिसर्चर। इसके लिमिटेशंस की बात करें तो काफी ज्यादा आर्टिफिशियलिटी हमें देखने को मिलती है,
क्योंकि हाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में क्रिएट किया जाता है, तो काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड बिहेवियर नहीं दिखता। लोग अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं या फिर उस तरीके से बिहेव कर देते हैं। एथिकल कंसर्न्स भी कई बार क्रिएट होते देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो कई बार एथिकल कंसर्न्स भी रेज़ कर देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रेस क्रिएट कर देना या कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देना पार्टिसिपेंट्स को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसका लिमिटेड स्कोप भी होता है कि कई बार कल्चर वेरी होने की वजह से एक जो जो कंट्रोल आपने यहाँ पर करा है एक्सपेरिमेंट में, वो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे कोई और ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल निकल के आ सकता है, जिसको आप कंट्रोल कर पाएँ या ना भी कर पाएँ। तो कई बार अक्रॉस कल्चर चीज़ें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टडी है वो अपने ही एरिया में लिमिटेड होकर रह जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है काफ़ी क्रूशियल है सोशल साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड करने के लिए। आइए फटाफट से लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, साइकोलॉजी के एमपीसी 4 के लास्ट टॉपिक पर, कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है ग्रुप डायनामिक्स में। तो इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, काफ़ी पूछा गया है ये टॉपिक भी। और कम्युनिकेशन के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको पता ही है कि एक किसी भी ग्रुप के डायनामिक्स को मेंटेन करने में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन ग्रुप के लोगों के बीच में होगा, उतने अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ें हैंडल होंगी। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन को अंडरस्टैंड करने में फैसिलिटेशन करता है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने अपने रोल्स को समझेंगे। अगर चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं तो हर पर्सन अपने रोल को अच्छे से समझेगा और उस रोल के मुताबिक एक दूसरे से बात करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। किसी भी ग्रुप में जब लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो उन्हें पता होता है कि मुझे किससे कितनी और क्या बात कहनी है। तो वो ज़रूरी होता है, जिसके बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि ग्रुप की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ चलती रहेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम से कम होगी। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, जब कम्युनिकेशन होता है तो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, जिससे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एम्पैथी की फीलिंग भी यहाँ पे डेवलप होती है। कोहेसिवनेस बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन भी क्रिएट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होता है। पॉजिटिव होते हैं रिलेशनशिप, जो होते हैं पॉजिटिव रहते हैं, ओपन कम्युनिकेशन की वजह से इमोशंस मैनेज रहते हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज नहीं होते या फिर रिजॉल्व हो जाते हैं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है कि मतलब हाँ, ये ग्रुप के लोग हमारे साथ खड़े हैं, अगर मेरे किसी पार्ट पर प्रॉब्लम आई तो दूसरा पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा। तो एक अच्छा यहाँ पे रहता है। ग्रुप नॉर्म्स और वैल्यूज भी अच्छे से शेप रहते हैं जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो जैसे मैंने बताया, सबको पता है कि हमें क्या किस किस्म कैसा बिहेव करना है, ग्रुप्स नॉर्म फॉलो भी अच्छे से होंगे और वैल्यूज भी अच्छे से चलेंगी। एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग पर भी कम्युनिकेशन अपना बहुत वाइटल इफेक्ट डालता है, क्योंकि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, लेकिन जब वो ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं तो एक अच्छे कॉन्सेंसस पे पहुंच पाते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी वो काम कर रहे हैं ग्रुप के लोग, वो अच्छे तरीके से हो पाता है। तो एक सही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल पाता है, जिससे कि वेल फंक्शनिंग होती है ग्रुप की। और ओपन कम्युनिकेशन ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन की बात को सुना जाए, हर एक के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड किया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग को भी अंडरस्टैंड किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में ऑफ कोर्स जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी जगह पर, नॉट जस्ट इन द ग्रुप, एवरीवेयर जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कॉन्फ्लिक्ट क्या तो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा या इतना आगे पहुंचेगा ही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो ग्रुप सेटिंग्स में होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हेल्प से बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव वे में चलता है। जब ग्रुप मेंबर एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे को सुनेंगे और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को रेस्पेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट भी करेंगे। ये ग्रुप लीडरशिप और पावर डायनामिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। जो लीडर्स होते हैं, अगर उनके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो क्या करेंगे, हमेशा अपनी टीम को अच्छे से लेकर चल पाएंगे। तो लीडरशिप तभी अच्छी चलेगी जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा फ्रॉम द साइड ऑफ द लीडर एज वेल। तो कम्युनिकेशन जिस तरीके से ग्रुप में फ्लो होता है, एक हायरार्की में चलता है। जब आपका लीडर का जो कम्युनिकेशन है वो आपके साथ अच्छा है तो आपका भी आपस में अच्छा है, तो सब चीजें स्मूथ चलेंगी। तो वो हायरार्की मेंटेन रहनी चाहिए और इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करता है। ये ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग मिलजुल के वर्क करेंगे। बातें वही हैं, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत फास्ट चल रही हूँ। बातें तो सब वही हैं लेकिन उनको थोड़ा सा घुमा घुमा के करा जा रहा है। मतलब हमें तो पॉइंटर देना है, हम अपना आंसर लिख रहे हैं, भले ही हम दुनिया भर की सारी नॉलेज रखते हो लेकिन अपने आंसर की प्रेजेंटेशन पे अगर हम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे तो वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है। तो भले ही हमारी बात रिपीट हो रही हो मगर हमारे जो वर्ड्स हैं वो चेंज होने जरूरी हैं। और पढ़ने वाले यानी एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करने वाले पर्सन को ये दिखना चाहिए हम अपनी बात को, एक ही बात को 50 तरीके से भी एक्सप्रेस करना जानते हैं। यही तो सारा टैलेंट है। तो यही चीज हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार
जैसे हम ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें और नजर नहीं आ रही थी? और केसेस में हमें नजर आ रही थी कि डिसीजन मेकिंग में हमें चीज नजर आ रही थी, है ना? तो इस तरीके से हम बात भले ही वो सेम रहे, लेकिन हमें इसका थोड़ा तरीका बदलना है। तो फीडबैक को इंक्रीज करता है ये, और हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। वही बात आ रही है जैसे मैंने अभी बोला। एक बार फिर से मुझे पानी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आज का तो वीडियो वास्तव में कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। मेरा थ्रोट जो है वो यहाँ से पेन कर रहा है फिलहाल, और शायद ये भी वजह है कि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं सब खत्म ही करने के मूड में हूँ। भाई तो अब खत्म ही हो जा, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं, क्विकली इसको रीड कर लीजिए। एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करता है, अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करता है, लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होने से, एक दूसरे से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है। ठीक है, इसे रीड कर लीजिए आप, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा अपने गले का वो करके आपको बताना पड़े। तो इसे कंक्लूड करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। वैसे भी हम सभी ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन जब अच्छा रहे तो चीज़ें सॉर्ट आउट चलेंगी। बच्चों के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया जाता है कम्युनिकेशन क्लासेस वगैरह पर। तो चलिए, ये था आज का वीडियो, और साथ ही साथ MPC 4 का लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं जितने भी बचे थे। और मैं मिलूंगी आपसे MPC 005 के फर्स्ट पार्ट के साथ में। मुझे पता है आप लोग बहुत ही शिद्दत से उसका वेट कर रहे हैं। 5th और 6th को लेकर आप लोग काफ़ी टेंस रहते हैं, लेकिन अब परेशान मत रहिए, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो होगा MPC 005 का। एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आपके हेड पर हैं, तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको थैंक यू बोलती हूँ, और ऑल द बेस्ट भी बोल के जाती हूँ कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के टाइम में इसे देख रहे हैं या पहले भी देख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। कैन ऑलवेज से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू गुड लक। अच्छा करिएगा पेपर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।